नमस्कार मित्रों, मेरे साथी प्रतापाराम जी कड़वासरा, सेकेंडरी एचएम, राव मावी नोक, यहाँ पर इनकी अभी पोस्टिंग है, सेकेंडरी एचएम है। सर का आज जन्म दिवस भी है। सर को जन्मदिन की सीसीआई की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज सर अपने शुरू के संघर्ष से लेके आपको पूरा बताएंगे किस प्रकार कैसे तैयारी की थी, कैसे पढ़ाई करते थे। सर जब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करते थे हमारे साथ ही रहते थे। हम रात को 4 बजे तक पढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, ऐसा तो कोई जरूर नहीं है। जब आपको कंफर्टेबल लगे तब आप पढ़ सकते हो। हम रात को 4 बजे पढ़ते थे, 4 बजे सोते, तब भूख लग जाती थी। एक बार खाना खा के फिर वापस 4 बजे सोना होता था। सर उस दौर के हमारे साथी, हम बेरोजगार थे, लेकिन सर उस समय फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, सेकंड ग्रेड थे पहले ही। अभी सर फर्स्ट ग्रेड के बाद में एचएम में भी सेलेक्ट हुए, अभी एचएम है। तो सर अब अपनी संघर्ष की कहानी आपको सुनाएंगे। जी सर। सर्वप्रथम सीसीआई के इस ऑनलाइन मंच पर आपने मुझे आमंत्रित किया और इस जन्मदिवस के अवसर पर बुलाया, इसके लिए सीसीआई टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात कि नरपत जी और सताराम जी जाने सीसीआई के एक पर्याय है। इन्होंने ग्रामीण परिवेश के बच्चों के लिए जो कोचिंग संस्थाएं बहुत ज़्यादा फीस वगैरह लेती है, शुल्क लेती है, उनका वहाँ पढ़ना आसान नहीं होता है। उनके लिए सहज सुलभ और बहुत कम वाजिब दाम पर शिक्षा उपलब्ध कराया जाता है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्रकार के पवित्र या पावन पैसे से जुड़े हैं। तो जैसा कि नरपत जी ने बताया है कि हम पहले से ही एक दूसरे से परिचित थे। शुरू से मैं मेरे घर के पास विद्यालय लाबू का तला में पढ़ा था। कक्षा 5 करने के बाद मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खड़ीन में आ गया और वहाँ से वास्तविक जीवन की मेरी शुरुआत होती है। कैसे होती है कि कक्षा 6 में जब मैं खड़ीन आया, तब कक्षा 6 में मैं अनुत्तीर्ण हो गया। ये मेरे जीवन का एक सबसे बड़ा मोड़ हो सकता है कि वहाँ से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और जब अपने गांव में कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसे घर जाके किस प्रकार का सत्कार किया जाता है, वही मेरे साथ हुआ। पिताजी की डांट डपट पड़ी या उसकी जो प्रसादी थी मिली थी, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये सहयोगी कहेंगे कि उसी अगले सत्र में जब मैं असफल हुआ था, उसके अगले सत्र में मैंने कक्षा 6 में टॉप भी किया था। तो मेरी ज़िंदगी का एक अहम पड़ाव कि कक्षा 6 की असफलता को मैंने भुला दिया और मैं उसी प्रकार आगे बढ़ता रहा। और 2003 में मैंने खड़ीन से ही 57% के साथ 10वीं उत्तीर्ण की। और उसका कारण भी है कि उस जमाने में उतने परसेंटेज नहीं बनते थे। दूसरा ये भी है कि मेरी गणित, विज्ञान और अंग्रेजी शुरुआत से ही वीक थी और गांव में उस समय उतने टीचर भी नहीं होते थे जितने कि आजकल अपन देखते हैं कि वरिष्ठ अध्यापक वगैरह भर्तियाँ होती है, लगाए जाते हैं, उतने नहीं थे। तो उसी कारण हो सकता है कि दूसरा 3 सब्जेक्टों में अपना वीक पॉइंट था, वो भी था। और कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद उस समय हमारे खड़ीन में ही वो विद्यालय कर्मोन्नत हो चुका था, उच्च माध्यमिक विद्यालय था। और आज की तरह उस समय कि 10वीं कर ली, आगे साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है या आर्ट्स पढ़ना है, उस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं होता था या मार्गदर्शक मंडल नहीं थे। किसी ने कुछ गाइड नहीं किया कि 10वीं हो गई है तो आपको खड़ीन में 11वीं क्लास चलती है, 11वीं में पढ़ना है। और मैंने राजस्थानी राजनीति विज्ञान और इतिहास विषय लेकर कक्षा 11 में अपना अध्ययन प्रारंभ किया। और उसी दौरान, उससे पहले अपन किसी कैरियर के बारे में बहुत कम जानते थे या अपने को जानकारी नहीं होती थी और उतना गाइडेंस भी नहीं किया जाता था। उस दौरान वहाँ पर हमारे राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य की पोस्टें थी, वो वैकेंट थी। उस समय सरकार की ये योजना थी कि गेस्ट फैकल्टी के तौर पर शिक्षण कार्य करवाने वाले शिक्षकों को लगवाया जाता था। तो उस समय एक राजनीति विज्ञान पढ़ने वाले मोहनलाल सिंगाड़िया जो जसई के थे वो आते थे, एक भंवरलाल जी बाम्बू थे और श्री राम जी जो अभी ACBO धोरीमीना लगे हुए हैं, उन्होंने भी उस समय वहाँ सेवाएं दी थी। दूसरा एक व्याख्याता भवानी सिंह थे जो इतिहास के थे, वे वहाँ हमें पढ़ाते थे। तो हुआ ये कि इन्हीं शख्सियतों की बदौलत तभी ये तीनों, भंवर सिंह और श्री राम जी और मोहनलाल जी, तैयारी के दौर से गुजर रहे थे। वे हमें गाइडेंस करते थे कि किस प्रकार आपको इस प्रतिस्पर्धा के युग में
पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़नी है। तो मैं मान सकता हूँ कि कक्षा 10 उत्तीर्ण करने के बाद मेरी ज़िंदगी का वो भी एक मोड़ था जिस समय इन्हीं शख्सियतों की प्रेरणा से हम आगे बढ़े, इन्हीं के सानिध्य में पढ़े। और 2005 में मैंने 12वीं 66% के साथ उत्तीर्ण की और फिर वो कहानी चली कि अब गांव को छोड़कर शहर की ओर भागना होगा। तो मैं भी एक ग्रामीण परिवेश के किसान परिवार के होने के नाते कॉलेज में रेगुलर एडमिशन लेने के लिए यहाँ बाड़मेर आ गया। और बाड़मेर में उस समय रहने के लिए अपने पास ऐसे कोई मकान वगैरह थे नहीं। हमारी गांव के एक कड़वासरा परिवार है, माराम जी कड़वासरा, उनका यहाँ पर एक कमरा था ईंटों का, ऊपर पत्थर थे और आसपास सारे बावड़िए ही थे, कुछ नहीं था। उसमें मैं और मेरे एक बुआ का लड़का था, हम दोनों वहाँ रहने लगे और कॉलेज में रेगुलर एडमिशन ले लिया, जिसमें राजनीति विज्ञान और संस्कृत और हिंदी साहित्य विषय मुझे मिला। उसमें होता क्या था कि जैसे भी अपन फॉर्म भरते थे, अलग अलग तरह के एक विभाग बने हुए थे, आपको कौन सा सेक्शन मिलेगा, उस सेक्शन में जो सब्जेक्ट वो अपने को चूज करने पड़ेंगे और मुझे वो सब्जेक्ट मिल गए। और इसी बीए की अध्ययन के दौरान ही मेरी मुलाकात है वो मेरे साला श्री जो वर्तमान में राजस्थान पुलिस में SI है ठाकरा राम जी, इसके अलावा पीजा राम जी जाखड़ जो अभी वरिष्ठ अध्यापक है, मोहन लाल जी भाकर जो बैंक में बाबू लगे हुए हैं, उनसे हुई। वे पढ़ने वाले थे, मेहनत करने वाले थे, वे सतत हमेशा से ही मेहनत का या आगे बढ़ने की प्रेरणा देते थे। उन्हीं की प्रेरणा से मैं उस समय पटवारी है, ग्राम सेवक है या अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। और उस दौरान पुलिस में भी मेरा 2 बार लिखित परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन शारीरिक दक्षता परीक्षा पास नहीं कर पाया और मुझे बाहर कर दिया गया। उससे भी मुझे निराशा हुई, लेकिन उस निराशा को मैंने दूर किया और फिर 2008 में जब BE फाइनल में था तब PTT का एग्ज़ाम दिया और PTT एग्ज़ाम में मुझे 405 अंक हासिल हुए। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये मन का विचार था या औरों की ही कोई सलाह थी, उन्होंने कहा कि आप 1 लाख रुपए PTT में खर्च करोगे, क्या पता BEd करने के बाद आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसलिए आप क्या करें कि अन्य परीक्षा की तैयारी करें जिसमें खर्चा कम हो, जैसे पटवारी की कर लें, पुलिस की कर लें, आपको हासिल कर सकते हैं। तो मेरे मन में भी ये विचार आया और मैंने भी ये तय कर लिया कि मैं BEd नहीं करूँगा। लेकिन उसी क्षण घर वाले विशेषतः माता जी ने कहा कि बेटा के पैसों की तरफ नहीं देखना है, कि आपको BEd करना मतलब करना है। तो मैंने उसी कड़ी में जिस दिन BEd की जो फीस भरी जा रही थी उसकी अंतिम तारीख थी, उसी अंतिम तारीख को मैंने 5 बजे से पहले ये 22,400 का चालान कटवाया था और मेरा BEd में दाखिला हो गया। BEd में पहले मुझे धौलपुर कॉलेज मिली, लेकिन फिर वो कॉलेज परिवर्तित हो गई और मैं हनुमानगढ़ भादरा चला गया। हनुमानगढ़ भादरा चले जाना और वहाँ पर एक संयोगवश बाड़मेर से गए हुए ट्रेजरी ऑफिसर थे हरदत्त सिंह रणवा, उनसे हमारी मुलाकात होती है। वो बाड़मेर से वहाँ स्थानांतरित हुए थे, वहीं के मूल निवासी थे। तो जब उन्होंने सुना कि बाड़मेर के यहाँ लड़के रहते हैं तो वो हमसे मिले। फिर हमें क्या है कि हमारे को एक रूम दिलाया रेलवे स्टेशन के सामने, एक परिसर था जिसमें 4-5 कमरे थे। हम बाड़मेर के लगभग 10 लड़के थे, अलग अलग कॉलेजों के उसी जगह रहते थे। अब हरदत्त सिंह रणवा हनुमानगढ़ से भादरा अप डाउन करते थे ट्रेन से, तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली जाना आना पड़ता है, तो मैं क्या करूं कि आपके पास रुक जाऊं। और वो हमारे पास रहते थे और वो वहाँ रहते थे तो हमारे को बहुत प्रेरणा देते थे। उन्होंने जोगाराम IAS के बारे में बताया कि मैं बाड़मेर तब रहा, तब जोगाराम मेरे पास रहे थे, वो तैयारी करते थे, या अन्य IPS IAS के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। हमें उनसे बहुत प्रेरणा मिली। उन्होंने हमें बताया कि मैं आपके IPS से या IAS से बात करवाता हूँ, वो आपको कहते हैं किस प्रकार की तैयारी करें। उसी के दौरान हमने उनके साथ एक दिल्ली गए मुखर्जी नगर का दौरा भी किया था और सुभाष कश्यप की पुस्तक वहीं से वो संविधान की जो आती है वो हम वहाँ से लेकर आए थे। तो उनका साथ मिला, उन्हीं की प्रेरणा से हमने कुछ पढ़ने या आगे बढ़ने की ठानी थी और तैयारी करनी शुरू की। प्रतियोगिता दर्पण पढ़ते थे और उस समय की राजस्थान जी की लक्ष्य गाइड थी, लक्ष्य गाइड भी पढ़नी शुरू की। ये एक BEd का जब अंतिम चरण था, 2010 की बात है, जब BEd कंप्लीट हो गई और उसी समय राजस्थान सरकार के द्वारा 2008 में निकाली गई द्वितीय श्रेणी भर्ती परीक्षा के पुनः फॉर्म भरवाए गए और उसमें हमने फॉर्म भरे। फॉर्म भरने के बाद मन में एक विचार आया कि अपने को भी तैयारी करनी है, तैयारी करने के लिए कोचिंग जाना पड़ेगा।
तो मैं और मेरा एक दोस्त था खेताराम जाखड़, जो स्कूल के समय से ही मेरा मित्र था। हम दोनों ने तय किया कि हम जयपुर जाना है। और उस समय जयपुर में, या अपन कह सकते राजस्थान में, हिंदी की विषय की कोचिंग का एक ही संस्थान था, वो था परिष्कार, जिसके निदेशक अपन कह सकते हैं कि राघव प्रकाश, व्याकरण के जाने माने विद्वान हैं। उन्हीं के सानिध्य में पढ़ने के लिए हमने जाने की तैयारी कर ली। जब घर वालों को जयपुर की या बाहर जाने की अपन बात करते हैं तो वो आर्थिक दृष्टि से भी ये कहते हैं कि बेटा वहाँ खर्चा ज़्यादा आएगा, वहाँ आपको जाना नहीं है, या यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकते हो, जयपुर जाने से क्या होगा। लेकिन मैंने, मेरे साला जी जो ठाकरा राम जी थे, उनके माध्यम से घर वालों को मना लिया और हम तैयारी करने के लिए जयपुर चले गए। और उसी दौरान वहाँ पर हुआ ये कि हम जैसे ही क्लास में गए पहले दिन, अब हिंदी की व्याकरण तो पढ़ी थी, लेकिन ये पता नहीं था कि सेकंड ग्रेड में एक हिंदी साहित्य भी सिलेबस में चैप्टर है, और हिंदी साहित्य से हम अपरिचित थे। तो पहली बार चतुर सिंह नाम करके वहाँ एक टीचर था, उसने बोर्ड पे लिखा था गारसा दत्तासी। अब हम दोनों ही एक दूसरे को कनखे मारने लगे, देखने लगे कि हो क्या रहा है। गारसा दत्तासी पुस्तक का नाम है कि ये कोई लेखक है, ये रियलिटी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन उसी समय हमारे गांव के खड़ीन के वहाँ एक तनवीर जी, जो अभी व्याख्याता है, वो रहते थे। उन्होंने कहा कि ये 2-4 दिन की बात है, आप यहाँ रुको, आपको आराम से तैयारी जब हो जाएगी तो आपको लगेगा कि हम सही जगह हैं। हम 15-20 दिन वहाँ रुके, तो हमें स्टेबल होने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और वहाँ रुके 2-2.5 महीने तक वहाँ रहे। फिर जब परीक्षा के संबंध में, तिथि के संबंध में असमंजस था, तो हम वापस बाड़मेर की ओर आ गए। पुलिस लाइन में साला जी के पास वहीं रहने लगे। फिर ये सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ, और उसमें मुझे 402वीं रैंक से सफलता भी प्राप्त हुई। और उस समय एग्ज़ाम में जो पेपर आया था, उसके बारे में कहना चाहता हूँ कि उस समय जो जीके का पेपर था वो तो औसतन था, या सरल कह सकते हैं, लेकिन हिंदी का जो पेपर था वो टफ था। अब आज के परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो आप पाओगे कि हाँ, वो पेपर सरल था, लेकिन उपलब्ध मटेरियल के आधार पर उसकी स्तर है वो थोड़ा कठिन माना जाएगा। और मैंने क्वेश्चन भी अटेंड कम ही किए थे। उस कम अटेंड क्वेश्चन के कारण अब मैं कहूँ कि उसकी तैयारी के लिए मैंने हिंदी के 70% सिलेबस को ही पढ़ा था। बी वाला जो चैप्टर हिंदी साहित्य में था उसको मैंने कवर भी नहीं कर पाया, क्योंकि इतना ही टाइम था हमारे पास, और ऊपर से उसकी क्लिष्ट था। तो उन 70% में से ही हमने सफलता अर्जित की है। तो इसका मतलब ये है कि अपन को 100% का 100% कभी नहीं आता, मेरिट भी 100 की 100 नहीं रहती है। तो अपन ये भी करें कि जितना पढ़े उसको अच्छी तरह से किस प्रकार से अपन उसकी क्रियान्विति कर सकते हैं। तो वो सफलता प्राप्त हुई, और सफलता प्राप्त होती है जब पहली बार, तो उसकी फीलिंग सिर्फ वही कर सकता है जिससे वो मिली है। ये सिर्फ अनुभूति होती है जिसको अनुभव किया जा सकता है, बाकी शब्दों में उसको बयान नहीं किया जा सकता। ये निरंतर दौर चलता रहा। 2013 में मैंने हिंदी साहित्य में एमए कर लिया, और 2013 में ही एक व्याख्याता भर्ती आई थी जिसमें मुझे असफलता प्राप्त हुई, क्योंकि एक तो मेरे अल्सर जैसी बीमारी थी जिससे मैं जूझ रहा था, ऊपर से प्रोबेशन उसी समय ही पूर्ण हुआ था, तो अपने पास अवकाश खाते में नहीं था, तो अवकाश नहीं ले सका, और अवेतनिक लेने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि छोटा भाई जब बीएड कर रहा था तो उसको भी खर्चा देना पड़ता था, खुद का गुजारा करना पड़ता था। तो मैंने अवेतनिक अवकाश नहीं लिया। उसी का परिणाम हुआ कि मैं मेरिट में सिर्फ 2 अंकों से, यानी 303 मेरिट रही थी और मुझे 301 अंक प्राप्त हुए, और मैं असफल रहा। उसी कड़ी में 2015 की व्याख्याता भर्ती आई, और उस समय की मेरा डीपीसी में चयन भी हो गया था 2 सितंबर 2016 को, और मेरा प्रमोशन लेक्चर में हो चुका था। लेकिन वो हमारी आरआर यानी रिजर्व एक सूची थी जिसमें हुआ था, तो जानकार थे, उन्होंने कहा कि इसमें आप बहुत पीछे रह जाओगे, आप सीधी भर्ती आई है तो उसकी तैयारी करो, और मैं उसकी तैयारी करने में लग गया। उसी दौरान हमारी और नरपत जी की मुलाकात होती है कि मैं और नरपत जी, सताराम जी जानी, मोहन जी जांगीड़ जो वर्तमान में लेक्चर है, और लाला राम जी जांगीड़, देवराज जी जानी के मकान में रहने लगे। और वहाँ का जो माहौल था वो एक सकारात्मक ऊर्जा देने वाला था। जैसे नरपत जी ने आपको पहले बताया था कि हम रात को 4-4 बजे तक पढ़ते थे, यानी वो सूत्र हम पर लागू नहीं होता था कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे तो ही सफलता प्राप्त होगी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं और मेरा छोटा भाई भी वहाँ मेरे साथ रहता था, भंवरा राम, जो अभी तक वरिष्ठ अध्यापक उपरला लगा हुआ है। तो हम वहाँ रहते थे, इस प्रकार के सकारात्मक माहौल में पढ़ते थे, और उसी का परिणाम ये हुआ कि हम जिस रूम में रहते थे 6 आज सरकारी नौकरी में वो अच्छे पदों पर हैं, और साथ में एक मोहन जी का छोटा भाई वो भी आरएस की तैयारी कर रहा है। तो संगत का असर कितना होता है कि बीए करने आया तब मुझे जो साथी मिले थे वो आज सारे सर्विस में हैं, और उसके बाद में हमारे को जो भी तैयारी के दौरान साथी मिले थे वो भी आज अपनी अपनी जगह सब सेटल है।
तो संगति एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जिसको जैसा साथ मिलेगा वो उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। और इस तैयारी के दौरान हमने एक दूसरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, और जैसे गणित विषय में शुरू से ही कमज़ोर था तो नरपत जी से मैंने गणित भी पढ़ी, और हम 4-5 और थे जो तैयारी करने वाले, या CCI की इसी 10 सेट के नीचे हम भी पढ़े थे और गणित पढ़ने आते थे और ये सर हमारे को पढ़ाया करते थे। अब हम मान लें कि उम्र के लिहाज से हम उससे ज़्यादा थे, लेकिन जिसको जो आता था वो कुछ अपना और से देना चाहता था। उन्होंने गणित में हमारे को बहुत कुछ सिखाने का प्रयास किया, और फिर परिणाम ये हुआ कि जब रिजल्ट आया तो मेरा 126 रैंक से इस लेक्चर में चयन हो गया। इस चयन के लिए मैं बहुत कुछ श्रेय है वो माता पिता और गुरुजनों को तो जाता ही है, वो तो हर जगह अपने साथ होते हैं। उन बच्चों को भी देना चाहता हूँ जो स्कूलों में बैठकर अपने लिए दुआएं करते हैं। मैं जब भी सेकेंड ग्रेड 2011 से 16 तक रहा, कभी भी स्कूल गया तो मैंने कभी बच्चों को पढ़ाने से जी नहीं चुराया, और हर समय ये भूख रहती थी कि बच्चों को क्या सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाए, जितना हो अधिक सिखाया जाए। और उन बच्चों की दुआओं का असर हुआ कि मेरा चयन है वो RPSC लेक्चर में हो गया, और मैं लगभग 27 महीने तक इस लेक्चर में रहा। गिडलियांग तला मेरी पोस्टिंग रही। फिर उसी दौरान ये HM की भर्ती आती है, और HM की भर्ती आती है तो शुरुआत में ये होता है कि मैं तय भी नहीं कर पाता हूँ या ये सोचता भी नहीं हूँ कि मुझे तैयारी करनी है। उसका कारण HM का जो सिलेबस था उसमें गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और साइको जैसे रीजनिंग, इनका बहुत ज़्यादा वेटेज था, और ये मेरा एक माइनस पॉइंट था। तो मैंने शुरुआत में सोचा भी नहीं। फिर चूनाराम जी और सताराम जी जो वहाँ लेक्चर लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि नहीं कि सर अपन तैयारी तो करेंगे। तैयारी करने के लिए हम बाड़मेर आ गए। बाड़मेर तैयारी करने लगे, ऊपर से ग्रीष्म अवकाश हो गया तो उसका वो किया, और साथ में वो सताराम जी और चूनाराम जी और सतपाल जी ये तैयारी करने के लिए उत्कर्ष में चले गए। लेकिन मेरा उतना मूड नहीं था कि मैं जितनी सेल्फ स्टडी कर लूँगा उतना वह मुझे नहीं मिलेगा, मैं नहीं गया। और वो अंग्रेजी गणित पढ़ने के लिए गए थे या विज्ञान पढ़ने के लिए गए थे, उन्हें पता था कि हम हासिल कर सकते हैं, मुझे पता था मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं संकल्प में ज़रूर गया गणित की कोचिंग लेने, लेकिन वह भंवरलाल जी जो हमारे साथी अभी HM लगे हुए हैं वो पढ़ाते थे, लेकिन गणित हमारे बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ी। मैं 10 दिन एक गया, फिर मैंने वो छोड़ दिया और घर पर रहकर सेल्फ स्टडी की, और अपन कह सकते हैं कि फिर उन्हीं बच्चों की दुआएं काम आई, उन माता पिता का आशीर्वाद मिला, गुरुजनों का आशीर्वाद मिला। उसकी बदौलत मैं 373वीं रैंक से HM में सिलेक्ट हुआ। अभी मेरी पोस्टिंग है वो रमावी नोक में है। फिर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने सोचा होगा कि संघर्ष हर कोई करता है, संघर्ष करता है, प्रत्येक संघर्ष की कहानी है वो अलग अलग होती है, और उसको बयां भी अलग अलग तरीके से किया जाता है कि अपने को किस प्रकार की बाधाएं आए अपन हटाकर उसे कैसे दूर कर सकते हैं या सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने प्रयास कितना भी किया वो कभी मायने नहीं रखेगा, मायने वे चीज़ें रखेगी जिसमें आपको सफलता प्राप्त हुई। दुनिया है वो सफलता देखती है, प्रयास कभी नहीं देखती। कभी भी बाधाओं से न घबराएं। अब बात यह है कि आपको कौन सी पुस्तकें पढ़ी। मैं तो ये कहता हूँ कि पुस्तक कोई भी हो, कहा गया है कि पुस्तक और दोस्त है वो कम और अच्छे होने चाहिए। आपका चयन सही होना चाहिए, मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। 10 पुस्तकें पढ़ने के बजाय एक पुस्तक को 10 बार पढ़ा जाए तो बेहतर होगा। जो अभी कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में परिस्थितियाँ ऐसी हो गई है कि बच्चों का या अपना अभ्यर्थियों का, परीक्षार्थियों का शिक्षा से लगभग जुड़ाव है वो दूर हो गया। उसी के तहत ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू हुए, तो आप घर में कहीं दूर दराज में बैठकर इस ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो CCI टीम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस प्रकार के बच्चों तक शिक्षा के प्रसार के लिए बहुत कम पैसों में ये सुविधा उपलब्ध करवाई है। मैं आपके इस प्लेटफॉर्म की सफलता की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही बताना चाहता हूं कि सफलता कोई शॉर्टकट नहीं होती, सफलता की कोई संजीवनी नहीं है, वो सिर्फ मेहनत का फल है। और आप कभी भी अवसर का इंतजार ना करें, अवसर तो अपने पास नहीं आएगा, अवसर बनाना पड़ता है। वो हॉकी और फुटबॉल के खिलाड़ी की आप जीवनी से सीख सकते हैं कि एक फॉरवर्ड खेलता है, उसको बॉल मिलती है, वो गोल पोस्ट के पास में, लेकिन फिर भी उसे पैर हिलाना पड़ता है, उस पर किक मारनी पड़ती है, तभी वो बॉल है वो गोल पोस्ट में जाएगी और उसके नाम गोल होगा। तो अवसर बनाओ, अवसर का इंतजार मत करो। जैसा कि APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि अवसर के इंतजार में आप मत बैठ रहे हो, इंतजार करने वालों का उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। मैं आज CCI टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे मेरे जन्म के दिवस के अवसर पर मेरे संघर्ष की कहानी अपनी जुबानी सुनाने के लिए यह मंच उपलब्ध कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद सर जी। सर जी ने आपको कुछ अच्छी बातें बताई कि एक किसान परिवार से, जिनके मतलब पीछे परिवार में कोई सरकारी नौकर नहीं था, कोई अच्छी भाई जॉब हो ऐसा कुछ भी नहीं था, संघर्ष कर किसान परिवार से निकल के इतनी भर्तियों में सेलेक्ट हुए हैं सर। दूसरी बात यह है कि सर ने तैयारी नहीं छोड़ी है कि कितनी बीमारी थी, पेट में अल्सर की समस्या थी, भोजन नहीं पचता था, बैठ नहीं पाते थे, फिर भी सर ने तैयारी की है। मतलब परिस्थितियां मायने नहीं रखती है। दूसरी बात है संगत का असर। आप यदि जिस लोग जैसे दोस्त है आपके उनके साथ बैठेंगे वैसे ही आप होंगे। आप पढ़ने वालों के साथ बैठेंगे तो आप पढ़ेंगे, आप दूसरों के साथ बैठेंगे तो उनके असर। संगति का असर ही मेन है कि आप संगति अच्छी रखेंगे, दोस्त अच्छे रखेंगे, सब तैयारी करने वाले होंगे तो आप भी तैयारी करेंगे, अच्छे पद पर जा सकते हैं। मेहनत करनी जरूरी है, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सर ने बताया कि भाई 2 महीने पढ़े हैं, 3 महीने पढ़े हैं, भर्ती आई, इन जाके तैयारी कर लें, उससे सिलेक्शन नहीं होते हैं। वो जमाना भी चला गया, उस समय नहीं होता तो अब तो क्या होता है। तैयारी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ज़्यादा वक्त दो, मेहनत करो। और अगली कड़ी में हम एक और सर की तरह ही शख्सियत लेके आएंगे जिनकी संघर्ष की कहानी आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।